आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश कड़वार, एम्स नर्सिंग ऑफिसर। आज हम सब बात करने वाले दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। पोजीशंस, देखो पोजीशंस जैसे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनमें अलग अलग पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ती है। उस पर्टिकुलर ऑर्गन है उसको सर्जरी में हम उसको इजीली एसेस कर सकें, उसको इजीली ऑपरेट करवा सकें। तो डिफरेंट पोजीशंस की सहायता हमें लेनी पड़ती है। करेक्ट, आप सबको ये पता है। और पोजीशन एक डायग्नोस्टिक पर्पस से भी काम में ली जाती है। ऐसा नहीं है कि थेराप्यूटिकली ही हम यूज़ करते हैं, पोजीशंस देते हैं पेशेंट्स को, हम उसको डायग्नोस्टिक पर्पस से भी देते हैं पोजीशन। यदि किसी ऑर्गन की हमें जांच करनी है तो पेशेंट को अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग ऑर्गन को विजुलाइज करने के लिए उसको पर्टिकुलर उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग हमें पोजीशंस की नीड होती है। करेक्ट, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, जो सबसे सिंपल होती है। सुपाइन एकदम, इसमें किसी भी चीज़ का कोई ऐसा नहीं है किसी भी बॉडी पार्ट का स्पेशल मूवमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट को अपनी बैक पे लेटना है, लाइंग ऑन बेड। पेशेंट लाइंग ऑन बेड, लाइंग का मतलब होता है दोस्तों लेट जाना, और किस पे, पीठ के बल। पीठ के बल इस तरह से इस इमेज में दिखाया हुआ है आपको। पीठ के बल यदि बैक पे यदि कोई लेटता है तो उसे कहते हैं हम सुपाइन या फिर डोर्सल पोजीशन। क्या कहते हैं दोस्तों? डोर्सल पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है ये किस चीज़ के लिए? एब्डोमिनल और ब्रेस्ट सर्जरीज के लिए। यदि किसी पेशेंट की फीमेल की ब्रेस्ट सर्जरीज करनी होती है, क्लियर है, और मेल्स के अंदर यदि गायनेकोमेस्टिया होता है तो उस कंडीशन में मेल के भी ब्रेस्ट सर्जरीज करनी पड़ती है। और एब्डोमेन ऑर्गन्स आपको पता है इजीली विजुअलाइज कब होंगे? जब पेशेंट पीठ के बल सीधा लेटेगा एकदम, तो उसके एब्डोमेंस की यदि सर्जरी करनी है तो हम उसको इजीली एसेस कर पाएंगे। जैसे इंटेस्टाइन में कोई भी परफोरेशन हो गया, कोई भी गांठ हो गई, क्लियर है, इस तरह की सर्जरीज करने के लिए कहीं एडिशन हो गया, तो ऐसी तमाम एब्डोमेनल सर्जरीज यदि हैं, हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुपाइन और डोर्सल पोजीशन की सहायता से पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं, उनके डायग्नोसिस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल होती है एकदम, लाइंग, सुपाइन और न्यूट्रल। पेशेंट सीधा लेटता है एकदम। द हेड एंड फुट एंड, हेड एंड ये हो गया पेशेंट का हेड एंड, और एक एंड होता है फुट एंड। दो एंड है इस पेशेंट के, और वो क्या होंगे? सेम लेवल पे होंगे। क्या होंगे? सेम लेवल पे होंगे। तो इसे कहेंगे हम न्यूट्रल, एकदम हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो ये कब कब देते हैं दोस्तों? ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। यहाँ से ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, इनको हल्के में नहीं लेने हैं। आपको जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको बहुत ईजी लगेगा आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास। तो यदि कोई भी चैनल पे नए हैं तो उनको चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा, न्यू क्लास होगी, वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है टो हेड से लेके हील तक, टो तक, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, तो अपन सुपाइन पोजीशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के लिए भी कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों? कौन सी देते हैं? अपन सुपाइन पोजीशन देंगे। क्लियर है? लीवर बायोप्सी के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर लंबर पंक्चर। कौन सा पंक्चर? लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर क्या होता है आपको पता है? लंबर पंक्चर से पहले तो कैसे देंगे? साइड लाइन देते हैं, ठीक है। अब आफ्टर लंबर पंक्चर क्या करेंगे? आपको क्या करना है कि ये पंक्चर साइड है तो ये नीचे की तरफ रहनी चाहिए, और पेशेंट को एकदम फ्लैट रखेंगे। फ्लैट इसलिए रखते हैं ताकि पेशेंट का, यदि हम इम्प्रॉपर रखेंगे पेशेंट का आईसीपी बढ़ सकता है, तो इसलिए हमें आफ्टर लंबर पंक्चर यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, हेडेक को, पेशेंट के हेडेक नहीं हो, क्योंकि हेडेक एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है लंबर पंक्चर के बाद में। आपके L3 L4 वर्टिब्रा या फिर L4 L5 वर्टिब्रा,
यहाँ से क्या किया जाता है, स्पाइनल टेप किया जाता है, फ्लूइड लिया जाता है, ठीक है। तो उसके 4 to 12 आवर्स तक पेशेंट को स्पाइन रखना है, एकदम सीधा रखना है ताकि पेशेंट के हेडेक नहीं हो। आफ्टर रीनल बायोप्सी, रीनल से यदि कोई ऐसा टिश्यूज़ लिया जा रहा है उसको चेक करने के लिए कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, इस तरह से कार्सिनोजेंस तो नहीं है, कैंसरियस कंडीशंस तो नहीं है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं दोस्तों। बायोप्सी बेस्ट होता है यदि किसी भी प्रकार का कैंसर होता है पेशेंट्स के अंदर, मरीज के अंदर, तो उसको जांच करने के लिए सबसे बेस्ट होती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, हम टिश्यूज़ को बॉडी पार्ट से लेके उसको एग्जामिन करते हैं, क्लियर है। तो आफ्टर रीनल बायोप्सी के करने के बाद में भी हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। इसलिए ऐसा करना है, क्यों करना है, ताकि उस पर प्रेशर अप्लाई होगा ऐसा करने से, क्योंकि हमारी जो किडनी है वो यहाँ बैक साइड में है, क्लियर है, बैक साइड में यहाँ पे है। तो उल्टा ऐसे सीधा लेटने से एकदम ब्लीडिंग के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीजेरियन सेक्शन आप जानते हैं, पेशेंट बच्चे की यदि मदर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, या बच्चे को मदर का पेल्विस एडिकेट नहीं है, बच्चे का हेड यदि बड़ा है, नॉर्मल गायनेकोइड पेल्विस से यदि वो बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, या फिर मदर का पेल्विस एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में, या फिर लेबर पेन अच्छे से नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ से कट करके एब्डोमेन के यहाँ से, क्लियर है, फेनिस्टियल इंसिजन लगाते हैं। कौन सा इंसिजन लगाते हैं, फेनिस्टियल इंसिजन लगाया जाता है सीजेरियन सेक्शन के दौरान। तो ये एकदम सुपाइन पोजीशन में ही ये सर्जरी की जाती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर बायोप्सी, आफ्टर लंबर पंक्चर, आफ्टर रीनल बायोप्सी, ड्यूरिंग सीजेरियन सेक्शन, इन सभी के सभी कंडीशंस के अंदर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है दोस्तों, एकदम हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल वाली। नेक्स्ट बात करते हैं रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट पोजीशन क्या होती है दोस्तों, पेशेंट एकदम सुपाइन होता है, नी फ्लेक्स रखता है और थाई को एबडक्ट रखता है, पेशेंट दूर दूर रखता है, एकदम नी फ्लेक्स रखता है। फीमेल के कैथेटराइजेशन में ये यूज़ लिया जाता है, और वल्वल एग्जामिनेशन के अंदर फीमेल के वेजाइनल जो एक्सटर्नल पार्ट है, यदि कोई इन्फेक्शन है तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे कोई वेजाइनाइटिस तो नहीं है, इस तरह से कंडीशंस को एग्जामिन करने के लिए, या फिर फीमेल कैथेटराइजेशन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए रिकम्बेंट पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोस्तों, ये इमेज जो दिखाई गई है ये रिकम्बेंट पोजीशन है। पेशेंट की नी क्या है, फ्लैक्स है, और थाई एबडक्ट है। थाई क्या है, एडक्ट नहीं है, एग्जाम में एडक्ट दे देगा। एडक्ट का मतलब होता है मिड लाइन के पास में यदि हैंड आ जाते हैं तो वो एडक्ट होता है। एबडक्ट होता है दूर जाना, बी और डी लिखा है ना इसमें, तो बी मतलब बॉडी और डी मतलब दूर, डिस्टेंस। बॉडी से दूर यदि अपन अपने हाथ पैरों को दूर रखते हैं तो उसको हमें एबडक्शन कहते हैं। ये भी चीज़ आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है कि एबडक्शन क्या होता है और एडक्शन क्या होता है। तो हर एक चीज़ का अपना मीनिंग होता है, और एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको उसको पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये हो गई आपकी रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सी, रिकम्बेंट पोजीशन। इसमें भी पेशेंट पीठ के बल ही रहता है, बैक लाइंग ऑन बैक, बट उसके क्या है, नी फ्लैक्स हो गए हैं और थाई एबडक्ट हो चुकी है। इस वजह से फीमेल की कैथेटराइजेशन करना इजी है, फोलेज कैथेटराइजेशन आप करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोन पोजीशन की। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेटना, मतलब पेशेंट अपने एब्डोमेन पे लेटेगा तो वो होगी प्रोन पोजीशन। क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोन पोजीशन उसे हम कहेंगे। देखो, लाइंग ऑन एब्डोमेन, ये यहाँ लिख लो, आप यहाँ पे ऐड कर लो, बॉक्स बना के लिख लो यहाँ पे आप, लाइंग ऑन एब्डोमेन, क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है LOA, लाइंग ऑन एब्डोमेन। तो पेट के बल पेशेंट लेटता है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या पार्ट आ जाएगा जो इजीली विजुअलाइज होगा, वो आपकी बैक होगी, बैक साइड, क्लियर है। बैक साइड में जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, वर्टिब्रा हो गई, ये सब चीज़ें इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब इन एरियो पे यदि किसी भी प्रकार की सर्जरी होनी है तो हमें इस तरह से कर सकते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट,
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा, पीडियाट्रिक का नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से बनती नहीं है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है। जन्म के समय किसी भी टेरेटोजेनिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हमें न्यूरल, या फिर मदर ने अपने प्रेगनेंसी टाइम के दौरान फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही हो, तो आपको पता है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है IFA। इसमें 60 mg तो आपको पता है एलिमेंटल आयरन होता है, और 500 माइक्रोग्राम क्या होता है आपका फोलिक एसिड होता है IFA। क्लियर है, IFA आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, इसीलिए दी जाती है स्टार्टिंग में, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, कंसेप्शन जैसे ही उनको पता चलता है, कंसेप्शन से 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना है फोलिक एसिड, ताकि पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा की चांस कम हो जाए। नेक्स्ट है 4 स्पाइनल सर्जरीज। जब हमें स्पाइनल सर्जरीज करना है तो भी हमें पेशेंट को पेट के बल लेटाना होगा। नेक्स्ट है पाइलोनिडल साइनस सर्जरी। पाइलोनिडल साइनस सर्जरी जब कराते हैं, ये भी यहाँ पे बैक पोर्शन पे करनी होगी हमें, तो इस वजह, इसको हम जीप ड्राइवर डिजीज़ भी कहते हैं, जीप ड्राइवर डिजीज़। क्लियर है, तो इस कंडीशन में भी प्रोन पोजीशन हमें देना है। नेक्स्ट है अनरिपेयर्ड माइलो मेनिंजोसील। एक मेनिंजोसील होता है, एक माइलो मेनिंजोसील होता है। ये दोस्तों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के ही टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा हुआ एक ओकुल्टा और सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा, ओकुल्टा और सिस्टिका। क्लियर है, तो उसी के अंदर ये टाइप्स होते हैं, माइलो मेनिंजोसील और मेनिंजोसील। क्लियर है, ये सिस्टिका के टाइप होते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के। तो यदि अनरिपेयर्ड है, रिपेयर नहीं किया है अभी, तो क्या होगा, यहाँ पे पीछे से देखो ऐसे सिस्ट बन जाए बच्चे के, स्पाइनल ऐसे सिस्ट बन जाएगा तो पता है वो, यदि वो पीठ के बल लेटेगा, लाइंग ऑन बैक, तो क्या होगा, ये रप्चर होने के चांस हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को पेट के बल ही लेटाना है। नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन सी कंडीशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें पेशेंट की बॉडी को फ्लैक्स नहीं होने देना है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर है, ये इसमें जॉइंट में बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है लेरिंगोमलेशिया। जो आपके लेरिंग्स है वहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उस कंडीशन में वो पेशेंट के अंदर एस्पायरेशन के चांसेस हो जाते हैं, तो पेशेंट को हमें प्रोन पोजीशन की देने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पोस्ट एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद बेहोशी आपने सुना होगा, पेशेंट को बेहोशी दे दी गई है, बेहोशी से बाहर आ चुका है, तो पेशेंट जैसे पोस्ट एनेस्थीसिया के टाइम में कैसे करना है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं, ताकि पेशेंट की जो गैग रिफ्लेक्स पेशेंट का आए नहीं, तब तक क्या होगा, वो अपने सलाइवा को एस्पायरेट नहीं कर जाए, वो बाहर आ जाए। क्लियर है, जो सीक्रेशंस है, ओरल सीक्रेशंस हैं, वो जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आएगा तब तक वो ऐसे इजीली बाहर नहीं आ पाएंगे, तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे तो वो उसके एस्पायरेशन के चांस उसके अंदर कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है किडनी बायोप्सी। नेक्स्ट वन इज किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी आपको पता है बैक साइड में है, तो यहाँ से आपको बायोप्सी लेना है, तो आपको पीछे से ही आपको पेशेंट को प्रोन पोजीशन ही देना पड़ेगा। तो प्लेस पिलो अंडर एब्डोमेन। ऐसी कंडीशन में क्या करना, आपको एक पिलो भी आपको एब्डोमेन पे लगा देना है, तो उससे क्या होगा, जो किडनी होगी वो और ज़्यादा इजीली पेशेंट असिस्ट करने में, इजीली ऑपरेट करने में आसान रहेगा। नेक्स्ट है हेमरोइडेक्टोमी। हेमरोइड्स यदि चेक करने हैं, उनको कट करके रिमूव करना है, तो हमें प्रोन पोजीशन विद हिप एलिवेटेड करेंगे, साथ में क्या करेंगे, हिप को एलिवेटेड भी करेंगे। क्लियर है, उसे बोलते हैं हेमरोइडेक्टोमी के अंदर हमें प्रोन पोजीशन देना है। तो ये सभी कंडीशंस हैं जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों। आपके हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पे जवाब है कि इन कौन सी कंडीशंस हैं हमारी मेडिकल के अंदर, जहाँ से क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं और आएंगे अभी आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ से प्रोन पोजीशंस को आपको अच्छे से राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट है
अपराइट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ये बोला जाता है आइए बैठिए। तो सिटिंग पोजीशन सबसे कॉमनली ली जाने वाली पोजीशन। इसमें सबसे है कॉमन हाई फाउलर। हाई फाउलर मतलब पेशेंट का जो ट्रंक वाला पार्ट है वो एकदम क्या है 90 डिग्री पे, किस पे 90 डिग्री पे, इस तरह से इस इमेज में दिखाया गया है एकदम पेशेंट 90 डिग्री पे बैठा हुआ है। यदि वो जस्ट थोड़ा पीछे हो जाता है बैक साइड तो वो 45 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, और उससे थोड़ा कम 30 डिग्री तो वो हो जाएगा 45 वाले को बोलेंगे सेमी फाउलर, और 30 डिग्री से 20 डिग्री पे आ जाएगा तो वो आ जाएगा लो फाउलर के अंदर। तो अब बात करेंगे कि हाई फाउलर कौन सी कंडीशंस में देते हैं, सेमी फाउलर कब यूज़ करते हैं और लो फाउलर कब यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट है हाई फाउलर पोजीशन। तो जब भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, हार्ट कंडीशन होती हैं, तो आपको हमेशा राइट आंसर पे जाना है हाई फाउलर पे, करेक्ट। क्योंकि हाई फाउलर पोजीशन से क्या होता है, पेशेंट के जो चेस्ट का जो एक्सपेंशन होता है वो इजीली हो पाता है, चारों दिशाओं में इजीली लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अपने अंदर एयर ले पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत कम होगी, क्लियर है। इसीलिए हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइंट है, उसको डायग्नोज किया, पता चला उसके एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो बताइए उसको कौन से अपन पोजीशन देंगे। तो आपका राइट आंसर जाएगा हाई फाउलर पोजीशन। दोस्तों सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम। एक पेशेंट के अंदर खूब सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उसे हम सिंड्रोम कह देते हैं। जैसे कि पेशेंट के अंदर टेकिनिया देखने को मिल रहा है, डिजनिया देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग देखने को मिल रहा है, क्लियर नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिल रहा है, ये सब क्या हो गए, सिम्टम हो गए। अब ये एक साथ किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो हम उसको सिंड्रोम कह देते हैं। नेक्स्ट है थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे पैरासेंटेसिस हो, थोरासेंटेसिस हो, क्रेनियोसेंटेसिस हो, सेंटेसिस का मतलब होता है फ्लूइड को ड्रेन करना, किसी भी केविटी से फ्लूइड को ड्रेन करना। वो हमें करना पड़ता है जब जैसे कार्डियोसेंटेसिस भी होता है, आपके हार्ट के जो चारों तरफ लेयर है वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है तो उसको निकालना है हमें, थोरासेंटेसिस। डिज़निया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आए, पेशेंट के एनजी इंट्यूबेशन कर रहे हो आप, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यदि आपको इंसर्ट करनी है उस कंडीशन, ये स्टार क्वेश्चन है दोस्तों आपके 2022 के जो नोट सेट के अंदर है, वो ऐसे एनजी ट्यूब से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आप इस पर फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, खाने की नली, जब पेशेंट अपने माउथ से नहीं ले पाता है तो हमें क्या किया था, ट्यूब की सहायता से हमें पेशेंट को न्यूट्रिशन देना होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन देना होता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं, तो उसके लिए कौन सी हाई फाउलर। नेक्स्ट है गेवाज ट्यूब भी वही चीज़ है, मुंह से अपन ट्यूब डालेंगे और पेशेंट को खाना देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। इसी तरह लेवाज ट्यूब भी होती है दोस्तों। लेवाज में क्या करते हैं हम, इंटरनल जो कंटेंट है, यदि किसी ने पॉइजन वगैरह खा लिया है, पी लिया है, तो उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं लेवाज कंडीशन। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कोई ऐसा क्लोट है जो आपके लोअर लिम्ब से हटके कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट की किसी भी ब्लड वेसल से रिमूव होके वो क्लोट कहाँ चला गया, वो आपके लंग्स के अंदर चला गया, तो लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज है वहाँ चला जाएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, एम्बोलिज्म। जब क्लोट अपनी जगह से हट जाता है दोस्तों, थ्रोम्बोसिस अपनी जगह से हट जाता है ब्लड वेसल्स के यहाँ से, तो उसे हम उसी कंडीशन को एम्बोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है लंग एब्सिस, लंग्स के अंदर कुछ पस जैसी कंडीशन हो जाए, ठीक है, और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी कंडीशन है जिनमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, किसमें, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से इस कंडीशन, सभी कंडीशंस में बॉडी परफ्यूजन बढ़ाने के लिए, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं हो, इस चीज़ को अच्छा करने के लिए हम हाई फाउलर देते हैं। नेक्स्ट है सेमी फाउलर कब देते हैं। यहाँ से इन सभी से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आप अपने प्रीवियस पेपर उठा के देखना, ऐसी कोई लाइन नहीं है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो।
तो सेमी फाउलर पोजीशन ये होती है दोस्तों। देखा आपने, ये 45 डिग्री का इस तरह से एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का ये एंगल। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बात किन कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है आपके मेडिकल के अंदर जहाँ हम सेमी फाउलर पोजीशन को यूज़ करना ही करना है। एक तो इंक्रीज आईसीपी, कब, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज आईसीपी, किसी का आईसीपी बढ़ जाता है। आईसीपी नॉर्मल कितना होता है, लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए इसी के सामने, 5 से 15 mmHg, 5 to 15 mmHg आपका नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। क्लियर है। यदि ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट के अंदर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वोमिटिंग, इस तरह से सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको। और सबसे पहले अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की जो आपकी आर्टरी वो इस तरह से डायलेट हो जाती है, और वो डायलेट होने के बाद रप्चर होने के चांस होते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाती है दोस्तों। इस वजह से आजकल यंग वंस के अंदर भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, छोटी एज के अंदर ही ब्रेन के अंदर ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा तनाव लेने से। इसलिए आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है, अपना जितना हो सके अपना आराम से पढ़ो, नो टेंशन होके। देखो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, जो आर्टरीज़ हैं उनकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है, और इसलिए बल्ज हो जाती है इस तरह से, ठीक है, बल्ज हो जाती है तो एन्यूरिज्म बनता है। अभी ये एन्यूरिज्म भी अलग अलग टाइप का होता है, सेक्युलर, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास में। नेक्स्ट जब भी हम आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको जब लेंगे तो अच्छे से उसको डिटेल में बताया जाएगा कि एन्यूरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, ये सब बताया जाएगा। आपने बेरीज एन्यूरिज्म पढ़ा होगा दोस्तों, बेरीज एन्यूरिज्म वो आपके ब्रेन का ही होता है, बेरीज एन्यूरिज्म। तो ये सब के बारे में बात करेंगे। तो एन्यूरिज्म कंडीशन सेरेब्रल, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, आईसीपी बढ़ता है, तो आईसीपी को कम करने के लिए सेमी फाउलर बेस्ट होता है, ताकि ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़े। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन। जब आप ऑक्सीजन देते हैं किसी पेशेंट को तब भी आपको सेमी फाउलर देना होता है। नेक्स्ट है एनजी फीडिंग। यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है फीडिंग। देखो एक वर्ड था एनजी इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन का मतलब आप ट्यूब को डाल रहे हो, तो डालते समय तो रखना है आपको, जब ट्यूब इंसर्ट करोगे उस टाइम आपको रखना है एकदम हाई फाउलर, ठीक है, 90 डिग्री पे रखना है पेशेंट को। क्लियर है। और उसकी नेक को ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दोगे, फिर आपको इंसर्ट करना है, ये हो गया। और फिर इंसर्ट करने के बाद में अब आप उसको ट्यूब की सहायता से आप उसको न्यूट्रिशन दोगे, सही, क्लियर है। तो उस कंडीशन में आपको उसको अब सीधा नहीं रखना है, उसको अब सीधा नहीं रखना है, हाई फाउलर नहीं रखना है, उसको पीछे की तरफ कर देना है, थोड़ा सेमी फाउलर पे कर देना है, फिर आपको उसको फीड देना है। तो यहाँ पे एनजी फीडिंग लिखा हुआ है दोस्तों। यदि इंट्यूबेशन लिखा है तो हाई फाउलर, और एनजी फीडिंग लिखा है तो सेमी फाउलर। एग्जाम में यही गलती करके आ जाओगे आप। एनजी फीडिंग दिया हुआ है और क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि पेशेंट को एनजी फीडिंग चल रही है, कौन सी पोजीशन दोगे, तो आपके हाई फाउलर भी होगा और सेमी फाउलर भी होगा। नेक्स्ट है फेशियल बर्न। यदि किसी की पेशेंट के यदि फेशियल बर्न हो रखा है, फेस में या बर्न है, देखो हेड और नेक का कितना परसेंट मानते हैं आप। देखो पार्कलैंड जरूर फॉर्मूला पढ़ के जाया करो, और रूल ऑफ 9 पढ़ के जाया करो एग्जाम में, बर्न के रिगार्डिंग वहाँ से एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आता है दोस्तों। किसी पेशेंट का यदि हेड और नेक बर्न हो चुका है तो बताओ कितना परसेंट बर्न हुआ, 9%। कितना, 9% बर्न हो चुका है दोस्तों, यदि किसी का हेड और नेक बर्न हो जाए। क्लियर है। तो फेशियल बर्न हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे एडिमा नहीं हो, इसलिए पेशेंट को सीधा ना लेटा के उसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है, उसके हेड एंड को। क्लियर, ताकि यहाँ पे एडिमा नहीं हो। वो ग्राफ्ट भी है, उस पर सूजन नहीं आए, वो अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट है लेरिंजेक्टोमी। लेरिंग्स के यहाँ पे यदि किसी का लेरिंग्स या लेरिंग्स कैंसर यदि है, लेरिंग्स क्या होता है दोस्तों, वॉइस बॉक्स। C3 से C6 लेवल पे आपके होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, C3 से C6। वहाँ क्या होता है दोस्तों, आपका लेरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ें आती हैं, आप बोलते हैं, गाना गाते हैं। यदि किसी के कैंसर हो जाता है, वहाँ पे कैंसर का होता है, तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, पेशेंट शिकायत लेके आता है हॉरिशनेस ऑफ वॉइस। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आपके काफ़ी बार, हॉरिशनेस ऑफ वॉइस किस में देखने को मिलता है, लेरिंग्स कैंसर में। तो हमें इस कंडीशन में इस लेरिंग्स को यहाँ से कट करके रिमूव करना
होता है। तो लेरेंजेक्टोमी के बाद में जब एडिमा ये सब नहीं हो वहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, जब आपको ब्रोंकोस को देखना है, ब्रोंकोस का विजुअलाइजेशन करना है, क्लियर है। ट्रेकिया के बाद में नीचे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ट्रेकिया आपकी, क्लियर है। लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया जाता है। लेरिंग्स क्या है दोस्तों, अपने आप में कार्टिलेज है, क्लियर है, क्या है, कार्टिलेज है। फिर आपकी ये ट्रेकिया बाइफरकेट होके राइट और लंग्स, लेफ्ट लंग के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं करीना, क्या बोलते हैं, करीना। T5 लेवल पे होता है वो, तो वहाँ से डिवाइड हो जाती है, तो वो ब्रोंकस हो जाता है। तो वहाँ उस चीज़ को देखने के लिए हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। नेक्स्ट है मेस्टेक्टोमी, मतलब ब्रेस्ट सर्जरीज। ब्रेस्ट की सर्जरी हो चुकी है, ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं दोस्तों फ्लैट के अंदर। ये मैंने अभी बताया था कि ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं एकदम सुपाइन पोजीशन में, बट हो चुकी है। उसके बाद में मेस्टेक्टोमी हो चुकी है, उसके बाद में हमें कौन सी पोजीशन देनी है उसको, सेमी फाउलर, ताकि जो ड्रेनेज है वो नीचे की तरफ आ सके। जो बैग है, जैक्सन प्रेट डिवाइस होता है, आपने पढ़ा होगा, जेपी ड्रेन पढ़ा होगा ना दोस्तों, जेपी ड्रेन, जैक्सन प्रेट डिवाइस, ऐसे बल्ब जैसा ये एग्जाम में भी आया हुआ है आपके नोट शीट के अंदर। जेपी ड्रेन क्या होता है, जेपी ड्रेन। तो उसके अंदर देखो सीक्रेट होते रहते हैं आफ्टर सर्जरी। तो इस तरह से एडिमा नहीं हो तो पेशेंट को हमें सेमी फाउलर में रखना है, और जो हाथ है उसके वो भी हार्ट लेवल पे रखना होता है, क्लियर है, एडिमा नहीं हो इसलिए। नेक्स्ट है थायराइडेक्टोमी। यदि थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है आपकी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, आपका मोटा होना पतला होना इस पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी जितने भी मेटाबॉलिक रेट है इसी पे डिपेंड होती हैं। तो यदि थायराइड सर्जरी हुई है, थायराइड सर्जरी के बाद में वहाँ पे एडिमा नहीं हो, सूजन नहीं आए, इसलिए पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देना है हमें। नेक्स्ट है पैरासिंटेसिस। पैरासिंटेसिस का मतलब आपके एब्डोमेन से फ्लूइड को निकालना है, ठीक है। जब एसाइटिस कंडीशन हो जाता है दोस्तों, फ्लूइड के जो आपकी पेरिटोनियल है केविटी, वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, तो क्या करना होता है आपको, पैरासिंटेसिस करना होता है। आपका जो नाभि है, यहाँ पे जो नेवल है, यहाँ पे नाभि वाला पार्ट है, इसके जस्ट नीचे क्या किया जाता है, 2 फिंगर नीचे क्या करेंगे अपन, एक टेपिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे पंक्चर करेंगे और आपके बैग लगा दिया जाता है ताकि सीख बाहर आ जाए, फ्लूइड बाहर आ जाए, उसको कहते हैं हम पैरासिंटेसिस। तो पैरासिंटेसिस का मतलब आपकी पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को ड्रेन करना। नेक्स्ट होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक, यदि ब्रेन का स्ट्रोक हुआ है, हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड हो चुका है अंदर, क्लोट बन चुका है, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो उस कंडीशन में भी हम ICP ज़्यादा नहीं हो, ये सब कंडीशन नहीं हो, इसलिए सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है क्रेनियोटोमी। इनके पीछे एक ही रीजन है, ICP ज़्यादा नहीं हो, इसलिए सेमी फाउलर देना है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है तो भी हमें सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, ताकि अपनी आँखों पे ज़्यादा प्रेशर, इंट्रा ओकुलर प्रेशर IOP जो होता है वो ज़्यादा नहीं हो। इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है दोस्तों, लिख लीजिए यहाँ पे, IOP इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है, 8 to 21 mmHg, क्लियर है। और कैटरेक्ट में क्या होता है, क्लाउडी विजन होता है, धुंधला दिखने लग जाता है। जो लेंस है एक प्रकार की, ये लेंस की प्रॉब्लम है, ये सिनाइल कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो लेंस आपके आई के अंदर है वो पुराना हो जाता है, तो इस लेंस को बदल के नया लेंस लगा दिया जाता है। ये अलग अलग क्वालिटी का आता है और डिपेंड करता है आपको किस क्वालिटी का आपको लगवाना है, अलग अलग रेंज में मिलता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, कोई भी क्लॉट हट के आपके पूरी पेरीफ्री जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से हट के आपके लंग्स तक यदि वो पहुँच जाता है, तो कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। नेक्स्ट है हाइफीमा कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आपके आइज़ के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है इसके अंदर, तो हाइफीमा कंडीशन होती है। नेक्स्ट है अपेंडेक्टोमी। जब आपने अपेंडिक्स को कट किया, यहाँ से अपेंडिक्स राइट साइड में आपकी होती है लोअर लंबर पोर्शन में, क्लियर है। तो वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, यह हो गया लोअर, जो आपके इलियम वाला इधर राइट साइड का एरिया होता है,
इलियक क्रिस्ट और ये जो आपकी नाभि है, ठीक है, उसके और जो इलियक क्रिस्ट है वहाँ से अपन देखते हैं मैक बर्नी पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट? एक मैक बर्नी पॉइंट होता है, उस मैक बर्नी पॉइंट, ठीक है। तो एपेंडेक्टोमी करने के बाद में भी क्या करते हैं, हम सेमीफाउलर देते हैं ताकि जो ड्रेनेज है वो अच्छे से होता रहे, पेशेंट के पेरिटोनाइटिस के चांस कम हो जाएं। क्या हो जाए? पेरिटोनाइटिस के चांस कम हो जाएं। तो इसलिए हमें सेमीफाउलर इन सभी कंडीशंस में यूज करनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करने वाले हैं लो फाउलर पोजीशन के बारे में। लो फाउलर मतलब 20 से 30 डिग्री पे रखना है पेशेंट को, पेशेंट के हेड को, हेड ऑफ बेड, HOB का मतलब होता है हेड ऑफ बेड। तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, VP शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोसिप्लस कंडीशन आपने बच्चे के अंदर पढ़ा होगा तो आपके ब्रेन से एक ट्यूब को निकाल के आपके बच्चे के जो एब्डोमेन है उसमें जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होगा, जो ब्रेन का जो फ्लूइड है जो ज़्यादा हो चुका है बच्चे के हेड के अंदर, वो आके फ्लूइड एब्डोमेन के अंदर आ जाएगा, पेरिटोनियम के आ जाएगा। इस तरह से एक ट्यूब को अटैच कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं VP शंट। ये हाइड्रोसिप्लस के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट है CVA, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रोक कंडीशन में भी लो फाउलर पोजीशन दी जाती है। फेशियल बर्न में भी हम लो फाउलर भी दे सकते हैं, सेमी फाउलर भी दे सकते हैं। हाइपोफाइजेक्टोमी, हाइपोफाइजेक्टोमी कब करते हैं? जब पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी करनी होती है, तो उस कंडीशन में भी लो फाउलर पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है सेंगिस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब। हाँ दोस्तों, सेंगिस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब और मिनोस्टा ट्यूब। मिनोस्टा ट्यूब में 4 ल्यूमन आते हैं और ये सेंगिस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब 3 ल्यूमन ट्यूब होती है। कितने? 3 ल्यूमन। और इसमें आते हैं 4 ल्यूमन। ये आप अच्छे से कर लेना। जो आप ईसोफेगल वेरिस पढ़ते हैं, GIT की प्रॉब्लम होती है ईसोफेगल वेरिस, उसमें क्या होती है, आपकी ईसोफेगस के अंदर जो वीन होती है वो डायलेट हो जाती हैं, तो उस वजह से पेशेंट को दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस सेंगिस्टेकिन ब्लैकमोर का ट्यूब का यूज़ करते हैं, वो जो बैलून हो चुका है उसको हटाने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए सेंगिस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी क्या होता है दोस्तों? आपने पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन पढ़ी होगी GIT की बच्चों के अंदर, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, आपका जो पाइलोरस वाला पार्ट है, स्टमक का लोअर पार्ट होता है पाइलोरस पार्ट, वहाँ की जो ओवर ग्रोथ हो जाती है मसल्स की, वो एक्वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है, और इनहेरिट भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है बच्चे के अंदर, और जन्म के बाद भी हो सकती है। तो ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से जो खाया पिया होता है बच्चे का जो, ठीक है, तो वो नीचे नहीं आ पाता, डुडेनम में नहीं आ पाता है, उस वजह से उस मसल्स को कट किया जाता है वहाँ पे, तो उसे बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। इसको रैमस्टेड सर्जरी के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों आप ये सब चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं जब आप नोट्स बना रहे हैं अपने। तो ये रैमस्टेड सर्जरी होती है, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस जो कंडीशन है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस HPS कंडीशन होती है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो आफ्टर पाइलोरोमायोटोमी में भी लो फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट है आफ्टर सुप्राटेंटोरियल सर्जरी, ये एक प्रकार की ब्रेन की सर्जरी है, सुप्राटेंटोरियल सर्जरी। इसके बाद में भी हमें लो फाउलर पोजीशन देना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट है आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन जो अपने लोअर फीमोरल, ये फीमोरल जो वेसल्स हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं और उसको हार्ट तक पहुँचाते हैं, और ऐसे हम प्रोसीजर करते हैं, तो उसे कहते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्लियर है? तो इस कंडीशन में भी हमें लो फाउलर पोजीशन देनी है। नेक्स्ट है हेड इंजरी, क्योंकि आपको बताया मैंने जब भी कोई भी हेड का प्रोसीजर होता है तो ICP बढ़ने का चांस है, इसलिए पेशेंट को फ्लैट सीधा कभी नहीं रखना है, ना ही कभी ट्रेंडिलैंडबर्ग पोजीशन देने हैं, ना सीधा रखना है पेशेंट को, ना पेशेंट का हेड के एंड को नीचे करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, पेशेंट के जो हेड है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उसका अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्डोमिनल सर्जरी। कोई भी पेट की सर्जरी भी हो तब भी हमें लो फाउलर पोजीशन देनी होती है, ताकि कोई भी उस पर स्ट्रेचिंग नहीं पड़ो, प्रेशर नहीं पड़े, तो इस चीज़ के लिए।
नेक्स्ट अपन बात करें साइड लाइन पोजिशन। दोस्तों साइड लाइन पोजिशन मतलब साइड में होकर लेटना, इस तरह से साइड लाइन पोजिशन हो जाता है। लेटरल पोजिशन, ये पेशेंट है, ये लेटा हुआ आपके सामने साइड लाइन पोजिशन में। ये राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। पेशेंट अपने दाहिने हाथ की तरफ भी सो सकता है और बाएं हाथ की तरफ भी सो सकता है। तो हमें पेशेंट को कब पोजीशन देनी होती है राइट साइड में? आफ्टर लीवर बायोप्सी, क्योंकि आपका लीवर क्या होता है दोस्तों, राइट साइड होता है। क्लियर है? तो राइट साइड होता है तो लीवर बायोप्सी हो गई है, उसके बाद में क्या करना है, हमें राइट साइड लेटाना है ताकि वो प्रेशर अप्लाई हो जाए, उसको संट मिल जाए, प्रेशर अप्लाई हो जाए और वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो। क्लियर है? यहाँ पे लीवर है, लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड एक प्रकार की। कौन सी ग्लैंड दोस्तों? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर। तो वहाँ से तो आफ्टर लीवर बायोप्सी वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट साइड उसको पोजीशन देंगे। नेक्स्ट है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग और एनजी ट्यूब फीडिंग। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनजी ट्यूब फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में देखो, ब्रेस्ट फीडिंग आप हर एग्जाम में पढ़ के जाए और वो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, वो किसी भी तरह भी पूछ लेगा। क्लियर? किसी भी तरीके से पूछ लेगा कि बच्चे का ब्रेस्ट से अटैचमेंट सही है या नहीं है, कौन सी इमेज में देख के बताओ कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट, किस तरह से कौन से हार्मोन का रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और एनजी ट्यूब फीडिंग, ये दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से रिसेंट में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस क्लाइंट। अनकॉन्शियस क्लाइंट में भी हमें राइट साइड पोजीशन देती है। कौन सी? राइट साइड। पेशेंट को राइट साइड लेटाना है ताकि जो पेशेंट का सिक्रेशंस होगा वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट साइडेड। ये तीनों के तेरे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आए हुए हैं आपके एग्जाम में, आप नोट कर लीजिए कि राइट साइड पोजीशन कब कब देते हैं। आफ्टर लीवर बायोप्सी, आफ्टर एनजी ट्यूब फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग और अनकॉन्शियस क्लाइंट, ताकि एस्पायरेशन नहीं हो। अनकॉन्शियस क्लाइंट में ऐसा क्यों कर रहे हैं, एस्पायरेशन नहीं हो। नेक्स्ट है लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइड पे कब देते हैं? जब पेशेंट को एनीमा देना है। एनीमा कब देते हैं दोस्तों? जब किसी का स्टूल पास आउट नहीं हो रहता है, काफ़ी लंबे टाइम से वो प्रेशर करता है, उसके समझ रहे हो ना आप क्या हो रहा है, कंडीशन बहुत ज़्यादा कंडीशन अटका हुआ है वो। ठीक है? तो एनीमा देना पड़ेगा आपको। एनीमा भी एक आपका फंडामेंटल का टॉपिक है, उसको भी करवा देंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, कि एनीमा में कौन सी पोजीशन देते हैं? लेफ्ट साइड, क्योंकि जो एनाटोमिकली जो पोजीशन होती है वो इसी तरह से होती है आपकी, कि आप लेफ्ट साइड से यदि एनीमा इंसर्ट करोगे तो वो सही डायरेक्शन में, नेचुरल डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट है सपोजिटरी। सपोजिटरी भी होती है, जब पेशेंट को स्टूल पास आउट नहीं हो रहा होता है तो सपोजिटरी भी दी जाती है। सपोजिटरी क्या बोलते हैं इसको? सपोजिटरी। एक कौन शेप्ड की होती है, इसको फ्रिज में रखी जाती है और ये एकदम कूल रहती है सपोजिटरी। ठीक है? कौन शेप की होती है। नेक्स्ट है सुपाइन हाइपोटेंशन। सुपाइन हाइपोटेंशन पढ़ा है आपने? जब प्रेगनेंसी आपने पढ़ा होगा, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, आपका जो इन्फीरियर वेना कावा है और वर्टिब्रा है, फीमेल की जो इन्फीरियर वेना कावा है और वर्टिब्रा है वो प्रेस हो जाती है यदि वो राइट में लेटेगी। तो इसलिए हमें लेफ्ट साइड में पेशेंट को, फीमेल को लेटाना होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, ताकि बच्चे के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्लेसेंटा का जो ब्लड सप्लाई है उसका अच्छा रहे, बच्चा उसका अच्छा ग्रोथ करे। तो माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपोटेंशन, सीधे लेटने की वजह से महिला के अंदर हाइपोटेंशन हो सकता है, उसका बीपी लो हो सकता है, उससे प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी। इसलिए प्रेगनेंसी के समय महिला को ये कहना चाहिए आपको लेफ्ट साइड लेटना है। ठीक है? बाएं दाहिने हाथ की तरफ ना करके बाएं हाथ की तरफ लेटना है और अपने पैरों पे सूजन नहीं आए, एडिमा नहीं आए, इसलिए वहाँ पे पिलो रख लेना है। करेक्ट? नेक्स्ट बात करेंगे लेफ्ट साइडेड और कब कब देते हैं दोस्तों। कोलोस्टोमी इरिगेशन। जब कोलोस्टोमी इरिगेशन करोगे, क्योंकि कोलन का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड के थ्रू ही होता है। ठीक है? नेक्स्ट है रेक्टल टेम्परेचर यदि लेना है तो भी आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड पोजीशन दोगे। मतलब रेक्टल टेम्परेचर, कोलोस्टोमी इरिगेशन, एनीमा, ऐसे किसी भी तरह आपको घुमा सकता है। फ्लैटस ट्यूब इंसर्शन। फ्लैटस ट्यूब क्या होती है? गैस को पास आउट करने के लिए, गैस को क्या बोलते हैं? फ्लैटस बोलते हैं। तो फ्लैटस ट्यूब हो गया। नेक्स्ट है
राइट आई कैटरेक्ट सर्जरी। अब ये तो देखो सोचने वाली बात है आपको, एक पेशेंट, क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक पेशेंट है उसकी राइट आई की कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, तो आप किधर लेटाओगे उसको, राइट साइड लेटाओगे या लेफ्ट साइड? तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड लेटाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड नॉन ऑपरेटिव साइड है, उधर ऑपरेशन नहीं हुआ है। जिधर ऑपरेशन होगा उस साइड आप लेटाओगे तो वहाँ पे उसके प्रेशर पड़ेगा, वो ख़राब हो जाएगा, ऑपरेशन फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो पेशेंट को लेफ्ट साइड नॉन ऑपरेटिव साइड लेटा देंगे। यदि राइट आई कैटरेक्ट सर्जरी हुई है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड नॉन ऑपरेटिव साइड में उसको पोजीशन देना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी। ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी, जब लीवर बायोप्सी कर रहे हैं उस समय कौन सी देनी है, लेफ्ट साइडेड, क्योंकि पेशेंट का जो लीवर है वो किधर होता है, राइट साइड का होता है। जब सबका हमारा राइट साइड में होता है, अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन में, करेक्ट। तो इसलिए हम पेशेंट का जब बायोप्सी कर रहे हैं उस समय लेफ्ट साइड देंगे, और हो जाए आफ्टर लीवर बायोप्सी क्वेश्चन में तो राइट साइड देंगे। नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी में भी कौन सी देंगे, लेफ्ट साइड देंगे। सिग्मोइड कोलन को विजुअलाइज करना। हेमरोइडेक्टोमी में भी अपन लेफ्ट साइड यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पोजीशन को और किस पोजीशन के नाम से जाना जाता है? हाँ जी हाँ दोस्तों, ये सिम्स पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि लेफ्ट साइड पोजीशन को और किस पोजीशन के नाम से हम जानते हैं, तो आपका राइट आंसर जाएगा सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट है मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन। क्या होता है? इसमें सिम्स पोजीशन रहेगा, पेशेंट लेफ्ट साइड लेटेगा, साथ के साथ उसके जो लेग्स है वो ऊपर एलिवेट करके रखेंगे, लेग्स एलिवेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कोड प्रोलैप्स कंडीशन, जो फीमेल के अंदर आप पढ़ते हैं कोड प्रोलैप्स कंडीशन, बच्चे का डिलीवरी अभी हुआ नहीं है, उसी से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है, समझ रहे हैं ना आप? बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, बाहर नहीं आया है, उससे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड यदि बाहर दिखने लग जाती है तो उसे हम कोड प्रोलैप्स कंडीशन कहते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को सिम्स पोजीशन लेफ्ट लेटरल देना है फीमेल को, और लेग एलिवेट कर देना है, ताकि उसकी जो कोड प्रोलैप्स कंडीशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट मिले, कंप्रेशन नहीं हो। यदि कोड प्रोलैप्स कंप्रेस हो जाएगी तो उस वजह बच्चे की जो ऑक्सीजन सप्लाई वो बंद हो जाएगी और बच्चा आईयूडी हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ, अंदर ही ख़त्म हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है, इसलिए कोड प्रोलैप्स के अंदर क्या करना होता है, तुरंत सिजेरियन करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? इमीडिएट सिजेरियन करना होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? सिजेरियन के थ्रू टर्मिनेट करेंगे हम प्रेगनेंसी को तुरंत। नेक्स्ट है लेटरल किडनी पोजीशन। इस तरह से यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, इस तरह पोजीशन दी हुई है, पेशेंट लेटरली ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटरल या किडनी पोजीशन। इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? ओवर एबडक्शन हो रहा है आर्म का। क्या हो रहा है? ओवर एबडक्शन, आर्म का बहुत ज़्यादा एबडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होने के चांस है। ये एग्जाम में आया हुआ आपके कि किडनी पोजीशन की वजह से कौन सी इंजरी होने के चांस है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। यहाँ पे आपकी जो एक्जिला पार्ट है यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई करता है नर्व, ठीक है। प्लेक्सिस क्या होता है? कि नर्व का एक गुच्छा होता है, तो वहाँ वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, करेक्ट। तो ये कब कब यूज़ करते हैं लेटरल किडनी पोजीशन? थोरेकोटोमी, थोरेक्स की सर्जरी, पाइलोलिथोटोमी, आपके जो पाइलो पार्ट है यहाँ पे दोस्तों किडनी के यहाँ पे, तो पाइलोलिथोटोमी। लिथो मतलब होता है स्टोन। यदि आपकी किडनी का जो स्टोन है वहाँ पे रीनल पेल्विस के यहाँ पे यदि स्टोन हो जाता है तो पाइलोलिथोटोमी। नेफ्रोलिथोटोमी, यदि नेफ्रॉन्स के अंदर स्टोन हो जाते हैं तो नेफ्रोलिथोटोमी। और नेफ्रेक्टोमी, यदि नेफ्रॉन को काट के हटाना है तो नेफ्रेक्टोमी। और लेटिसमस डोर्सीफ्लेप फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, ये रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, आफ्टर मैस्टेक्टोमी करवाती हैं फीमेल्स। लेटिसमस डोर्सीफ्लेप यदि लगवाया है तब भी हमें लगवाना है पेशेंट के, तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में भी ये पोजीशन काम में ली जाती है। और इसमें यदि और एबडक्शन, लंबे समय तक आर्म का एबडक्शन हो जाता है दोस्तों, इस वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस के इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन।
जी हाँ दोस्तों, ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार आपके पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पेशेंट का जो हेड एंड है वो क्या हो जाता है, नीचे कर देते हैं 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री नहीं, ये जो लेग्स है इसको 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लेग्स को एलिवेट करेंगे तो आपका हेड एंड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड एंड नीचे आ जाएगा। तो द फुट एंड ऑफ टेबल इज रेज, जो पैरों की साइड है, पेशेंट की जो लेग्स वाली साइड है, फुट एंड है, उसको हम रेज करेंगे 30 डिग्री पे ऊपर कर देंगे तो पेशेंट का हेड है नीचे आ जाएगा। उस वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक ज़्यादा होगी। तो ये पोजीशन हम हाइपोवोलेमिक शॉक में यूज़ करते हैं। किसमें, हाइपोवोलेमिक शॉक। जो मोस्ट कॉमन शॉक होता है आपका, डिफरेंट टाइप के शॉक्स होते हैं, आप पढ़ते हैं। आप अपने चैनल पे शॉक का आपको डिटेल में अच्छे से वीडियो मिल जाएगा। आप अपने सर्च कीजिए अपने चैनल पे @T नर्सिंग क्लासेस पे और वॉच कीजिए शॉक के बारे में। शॉक को किस तरह मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, डिटेल में आपको बताया गया है दोस्तों। और कौन से शॉक में किस तरह से पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। और अपेंडिसाइटिस, पेशेंट के अंदर यदि अपेंडिसाइटिस है तो उस कंडीशन में आपको ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन यूज, देखो आप इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस में अपन यूज़ नहीं करेंगे ये पोजीशन, यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए आप। अपेंडिसाइटिस को अपेंडिसाइटिस में देखो क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ऐसा करने से और ज़्यादा फैल जाएगा। तो हमें सेमी फाउलर पोजीशन देनी होती है। अपेंडिसाइटिस जब कंडीशन हो जाती है कभी भी ट्रेंडिलेनबर्ग नहीं देना है, ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन नहीं देते हैं अपेंडिसाइटिस में। क्लियर। नेक्स्ट है कोड प्रोलैप्स। जी हाँ, कोड प्रोलैप्स में बिल्कुल देंगे ताकि यहाँ से जो कोड प्रोलैप्स हुई है वो पीछे वापस से चले जाए यूट्रस में, आपके वेजाइना में वापस से चले जाए यूट्रस से। नेक्स्ट है बर्न। फेस का यदि हेड बर्न होता है, फेस हेड, और बर्न सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है और डिहाइड्रेशन हो गया, तब अपन करेंगे ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। एब्रप्सो प्लेसेंटी, पेशेंट के अंदर एब्रप्सो प्लेसेंटी हुआ है, PPH हुआ है, पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, तो उसमें भी ब्लड लॉस हुआ है। एब्रप्सो प्लेसेंटा क्या होता है, यदि डीअटैच हो जाता है प्लेसेंटा, क्लियर है, बच्चे के निकलने से पहले हट जाता है, तो उसे बोलते हैं एब्रप्सो प्लेसेंटा। नेक्स्ट है पोस्चुरल ड्रेनेज, जो आपके ड्रेनेज होते हैं यहाँ से, लंग्स के यहाँ से पोस्चुरल ड्रेनेज, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म विद लेफ्ट लेटरल। यदि एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो पेशेंट को साथ के साथ ट्रेंडिलेनबर्ग देंगे और उसको लेफ्ट लेटरल कर देंगे। तो उस ऐसी सभी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग। रिवर्स में क्या होगा दोस्तों, जस्ट अपोजिट, पेशेंट का हेड एंड रेज करेंगे। इसमें हेड वाला रेज क्या किया है, इसमें एंड रेज किया गया है, हेड एंड इज रेज किया है, और फुट एंड क्या है, इसको इसमें लोअर कर दिया है, पीछे नीचे की तरफ कर दिया है पैरों को। उस वजह से ये कब किया जाता है, अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर। यदि एब्डोमेन के अपर वाले पार्ट का यदि सर्जरी करना है, यहाँ वाले अपर एब्डोमिनल सर्जरी की कोई भी सर्जरी करनी है तब करते हैं। जैसे कि GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। तो GERD में क्या होता है, आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो लूज़ हो जाता है, उस वजह से रीगर्जिटेशन पेशेंट को बार बार होता है, जो खाना खाया है स्टमक से वो बार बार बाहर आता है। तो इसलिए हमें इसका यदि ऑपरेशन करना है तो रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन देंगे। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है दोस्तों, लेप कोलिस को बोलते हैं। जब आपको गाल ब्लैडर को यदि रिमूव करना होता है, यहाँ लिख लो GB, लिख देता हूँ आपके लिए, G और B। जब गाल ब्लैडर को रिमूव करना होता है, स्टोन हो जाता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो लेप्रोस्कोपी की सहायता से, लेप्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये लेपोरियो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, लेप्रो का मतलब क्या होता है कमेंट कीजिए। लेप्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एब्डोमन होता है, और एब्डोमन के अंदर एक होल करके अपन क्या कर रहे हैं, पोर्ट की सहायता से पोर्ट बना के
वहाँ से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं, इसलिए कह दिया लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, इसमें स्टमक को कट कर रहे हैं, तो लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। करेक्ट। तो इन सभी सर्जरी में रिवर्स ट्रेंडिल पोजीशन यूज़ की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, जब आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी यूज़ करते हैं, प्रोसीजर करवाते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर की सर्जरी, गॉल ब्लैडर को आपने रिमूव करा दिया, उसको कहते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या कहते हैं? कोलिसिस्टेक्टोमी। कोली का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाइल। सिस्ट का मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है, उसको आपने कट के रिमूव कर दिया। तो द राइट साइड क्या करते हैं, ऐसे में कंडीशन में राइट साइड को अप करते हैं, क्योंकि आपकी जो लीवर है वो राइट साइड में है। जब सर्जरी कराओगे तो पेशेंट की राइट साइड अप रहेगी, ठीक है, ताकि सर्जरी करने में ईजी रहे। और रिवर्स ट्रेंडिल पोजीशन देंगे पेशेंट को। पेशेंट का जो हेड है वो ऊपर रहेगा, पैर थोड़ा नीचे रहेगा, तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रेंडिल पोजीशन। साथ में राइट साइड क्या रहेगी? अप रखना है। क्लियर है? तो ये होती है लेप्रोस्कोपिक में यूज़ करते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी में। इससे क्या होगा फ़ायदा दोस्तों? तो रिवर्स ट्रेंडिल से क्या होता है, जो बाउल है, बाउल का मतलब जो इंटेस्टाइन्स है वो नीचे की तरफ चली जाएंगी, पेल्विस में चली जाएंगी नीचे की तरफ, ठीक है। पेशेंट का हेड एंड ऊपर रहेगा और पैर नीचे रहेंगे। उस वजह से क्या होगा, ऑपरेशन करने में अपर एब्डोमेन की सर्जरी में इजी रहेगा। तो आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी क्या है? अपर एब्डोमेन की सर्जरी है, क्योंकि अपर एब्डोमेन में ही होता है गॉल ब्लैडर। तो अब इसमें क्या डिसएडवांटेज होता है, पेशेंट को क्या नुकसान होता है? पेशेंट के अंदर देखो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में क्या होता है, CO2 यूज़ करते हैं। कौन सी? ये गैस क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी गैस यूज़ की जाती है। कौन सी गैस यूज़ की जाती है दोस्तों? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। CO2 यूज़ करते हैं अपन जब भी अपने को। और क्रायो सर्जरी यदि आपसे पूछा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं क्रायो सर्जरी में। और CO2 यूज़ करते हैं आपके सर्जरीज में, जो भी ज़्यादातर CO2 यूज़ की जाती है। मेनली क्यों की जाती है? ऑक्सीजन क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन कैसी है? फ्लेमेबल होती है, आग लग सकती है, इसलिए CO2 गैस यूज़ की जाती है आपके एब्डोमेन को डिस्टेंड करने के लिए, ताकि इजीली वो मूवमेंट करा सके अपने इंस्ट्रूमेंट को अंदर, स्टमक के एब्डोमेन के अंदर। नेक्स्ट है, उस वजह से क्या होता है, ये CO2 क्या होती है, एंटर कर जाती है डायफ्राम के यहाँ से। उस वजह से ये डायफ्राम को इरिटेट करती है और शोल्डर पेन होता है, कंधे में क्या होता है, पेन होने स्टार्ट हो जाता है CO2 की वजह से। यह डिसएडवांटेज होता है इस सर्जरी का। नेक्स्ट है जेनोपेक्टोरल पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, जेनोपेक्टोरल पोजीशन क्या होती है, नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, नी और एल्बो बोथ आर क्या होते हैं, फ्लैक्स कर दिए जाते हैं। नी और एल्बो दोनों जॉइंट कैसे होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, एक प्रकार के। कैसे होते हैं जॉइंट, या लिख लो, ये भी एग्जाम में आते हैं कि एल्बो और नी कैसे जॉइंट है, हिंज जॉइंट हैं। तो साइनोवियल जॉइंट के अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों, उसके अंदर हिंज जॉइंट होता है ये एक प्रकार का। तो इन दोनों के अंदर फ्लेक्शन यदि हम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन और जेनोपेक्टोरल पोजीशन। कौन सी? जेनोपेक्टोरल पोजीशन। ये पेशेंट को दी हुई है पोजीशन, इस तरह से इमेज यदि आता है तो ये जेनोपेक्टोरल पोजीशन है। इसके क्या क्या यूजेज हैं, पेशेंट के अंदर सिग्मोइडस्कोपी करना है, कोल्पोस्कोपी करना है, मतलब कोल्पो मतलब वेजाइनल और सर्विक्स को यदि देखना है तो कोल्पोस्कोपी हो गया। कोल्पो का मतलब होता है वेजाइना को, वो अंदर आपको वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सिम्स स्पेकुलम, कल्डोकस्को स्पेकुलम। तो दोनों स्पेकुलम होते हैं, स्पेकुलम की सहायता से आप विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट है कल्डोस्कोपी। कल्डो होता है कल्डोस्कोपी, क्लियर है। कल्डोस्कोपी में क्या करते हैं दोस्तों, पाउच ऑफ डगलस को विजुअलाइजेशन करते हैं। आप लिख लो यहाँ पे, पाउच ऑफ डगलस को विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं कल्डोस्कोपी। वेजाइनल एग्जाम विजुअलाइजेशन करना है तो कोल्पोस्कोपी। नेक्स्ट है रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन करना होगा तो भी नी चेस्ट पोजीशन करने देने से इसे इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेमराइडेक्टोमी में भी यूज़ करते हैं नी चेस्ट। नेक्स्ट है
साइनोटिक हार्ट डिजीज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों की जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है ये आपको हम करवा चुके हैं अपने चैनल पे, आप सब वॉच कर सकते हैं कौन कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं। जो सबसे मेन होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, जिसमें बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। तो पेशेंट को जब टैट स्पेल देखने को मिलते हैं इसके अंदर, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर, टॉप के अंदर, पेशेंट जब भी इरिटेट होता है तो पेशेंट क्या है, नीला पड़ जाता है, साइनोसिस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टैट स्पेल। क्या कहते हैं, हाइपर साइनोटिक स्पेल। बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाता है बच्चा जब भी बच्चा स्ट्रेस में आता है। क्लियर है, स्ट्रेस में आता है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बच्चा नीला पड़ जाता है। तो इन सभी कंडीशन में हम नी चेस्ट और जेनोपोक्टोरल पोजीशन पेशेंट को दे रहे हैं। नेक्स्ट है रोज पोजीशन। हाँ, ये रोज पोजीशन है दोस्तों, इसमें किसी लड़की को पटाना नहीं है आपको, तो ये रोज पोजीशन है। इसमें पेशेंट की सर्जरी करनी होती है। टॉन्सिलेक्टोमी में टॉन्सिल्स रिमूव करने, ट्रेकियोस्टोमी आपको करना है, ट्रेकिया के माध्यम से ट्यूब कर रहे हैं आप, ओपनिंग कर रहे हैं। थायराइडेक्टोमी, थायराइड को रिमूव कर रहे हैं। एडिनोइडक्टोमी, एडिनोइड्स को रिमूव कर रहे हैं। एडिनोइड्स कहाँ होते हैं दोस्तों, कौन से फेरिंग्स में होते हैं? यदि ऑप्शन में आपको दो, नेजोफेरिंग्स, वेलोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, कौन से फेरिंग्स के अंदर होते हैं एडिनोइड्स? क्या राइट आंसर क्या होगा बताइए? जी हाँ दोस्तों, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर आपके एडिनोइड्स होते हैं। क्लियर है, तो एडिनोइड्स की यदि सर्जरी करनी है तो एडिनोक्टोमी कहलाता है। क्लियर है। ए टाउल रोल इज प्लेस बिलो द शोल्डर ब्लेड, जो आपके कंधे हैं, शोल्डर ब्लेड है, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, टाउल को रोल करके रख देते हैं, उससे नेक क्या हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है नेक। तो कौन कौन से जॉइंट के यहाँ से एक्सटेंशन होती है ऐसा करने से? एक तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और एक सर्वाइकोथोरेसिक जॉइंट, सर्वाइकोथोरेसिक जॉइंट और एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, इन दोनों जॉइंट के यहाँ से यदि आपको एक्सटेंशन करना है तो इस तरह से शोल्डर ब्लेड के यहाँ टावल को रोल करके लगा देना है। और इन सर्जरीज़ के अंदर आपको ये पोजीशन आप देखोगे जब भी आप ओटी में जाओगे, वहाँ ईएनटी के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इन सर्जरीज़ के अंदर ये पोजीशन पेशेंट को दी जा रही है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है इसके? इंक्रीज रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाते हैं इस पोजीशंस के अंदर। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है दोस्तों? मिनिमम एयर एम्बोलिज्म कब हो सकता है किसी के? यदि 20 ml, सीसी का मतलब होता है ml, कम से कम 20 ml एयर यदि चली जाती है तो उसे बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म कंडीशन। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर 20 ml एयर चली जाती है। 20 ml समझ रहे हैं ना कितना हो रहा है? आप 10-10 ml का 2 सिरिंज देख लो, 20 ml की भी आती है, तो उतना एयर यदि ब्लड के अंदर चला जाता है तो उसको बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। तो इसको द पेशेंट फिर हम किसके पोजीशन में रखेंगे? ड्यूरेंट और रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। यदि हमें एयर एम्बोलिज्म से बाहर निकालना है पेशेंट को तो ड्यूरेंट और रिकवरी पोजीशन देते हैं। इसमें क्या करते हैं? लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन देते हैं। पेशेंट को राइट साइड और फुट एंड क्या कर देते हैं? अप कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है? द एयर कैन बी एस्पायरेट थ्रू सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल लाइन से एस्पायरेट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट हार्ट से एस्पायरेट कर लेंगे एयर को। तो इस तरह से एयर एम्बोलिज्म के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं? ड्यूरेंट या रिकवरी पोजीशन। क्लियर है। तो एयर एम्बोलिज्म से क्या होता है दोस्तों? सेचुरेशन कम होता है, पेशेंट का जो सेचुरेशन है वो एकदम से सडन डाउन होता है। तो एटलीस्ट 10 cc ऑफ एयर कैन गिव राइज टू, एटलीस्ट 10 cc 10 ml एयर दे सकते हैं यदि एयर एम्बोलिज्म को राइज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन सस्पेक्टेड पेशेंट पुट इनटू, जब भी आपको लगता है कि पेशेंट किस में एयर एम्बोलिज्म पे है, एयर एम्बोलिज्म हो चुका है, तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है? ड्यूरेंट और रिकवरी पोजीशन आपको पेशेंट को देनी है। उसमें क्या होता है? फुट एंड अप होता है और हेड एंड क्या होता है? लो होता है। और राइट साइड पेशेंट को अप कर देना है, राइट साइड भी क्या करना है पेशेंट की? अप करना है। तो इसको कहते हैं ड्यूरेंट या रिकवरी पोजीशन।
और आपको ध्यान रखना है पेशेंट का जो एयर है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है। एस्पायरेटिंग ब्लड आउट ऑफ सेंट्रल लाइन माइट सक आउट ऑफ एयर एम्बुल। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इतना ही ध्यान रखिए कि एयर एम्बोलिज्म में आपको कौन सी पोजीशन यूज़ करनी है, ड्यूरेंट पोजीशन, रिकवरी पोजीशन यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंप पोजीशन। रैंप पोजीशन क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के अंदर MCC के इसके अंदर पूछा गया था 2020 के अंदर कि रैंप पोजीशन कब यूज़ करते हैं, जब आपको इंट्यूबेशन करना होता है, पेशेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा ओबेज है, जिसके अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है, ओबेज पेशेंट है, उसके अंदर आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको रैंप पोजीशन देना होता है। कौन से, रैंप पोजीशन। रैंप पोजीशन इस तरह से होता है, पेशेंट का हेड बहुत ज़्यादा इस तरह से देखो एलिवेट किया गया है, तो ये पोजीशन होती है, और लोअर एंड आपका लो है और हेड है, हेड एंड क्या है, अप है, इस तरह से ये पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं रैंप पोजीशन। नेक्स्ट है लिथोटोमी पोजीशन, मोस्ट कॉमन पोजीशन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आता है आपके एग्जाम में, लिथोटोमी पोजीशन। कंटिन्यू 2021 के और 22 के दोनों नोट सेट में ये आया है क्वेश्चन। यूजेज क्या हैं, जब इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, पेरिनियल और वेजाइनल प्रोसीजर पेशेंट के अंदर करने हैं, फीमेल के अंदर गायनी प्रोसीजर के लिए, ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर के लिए, यूरोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए, इन सभी के लिए, हेमरोइड्स के लिए, फीजर के लिए, हेमरोइड सर्जरी, टर्प सर्जरी जो आपकी एक प्रकार की प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी है, टर्बट सर्जरी ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी है, सिस्टोस्कोपिक यदि आपको यूरिनरी ब्लैडर को विजुअलाइज करना है, तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है, लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी में क्या करना है, पेशेंट के लेग्स को इस तरह से किसी भी साइड से इस तरह से स्ट्रिप कर देना है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज आप ध्यान रखिए, देखो इंडिकेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, गायनी, यूरोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर में यूज़ करते हैं हम। इस तरह से पेशेंट होता है लाइंग ऑन बैक, और उसके नी क्या हो गए, इस तरह से अपर करके साइड टू साइड कर दिए, ऐसे अपडेट कर दिए। तो इसमें इफ लिथोटोमी प्रोलोंग, यदि लंबे समय से आप देखे रखोगे, ये पोजीशन में रखोगे, इफ़ लेग्स नॉट सपोर्ट प्रॉपरली, और पेशेंट के जो ये लेग्स हैं यहाँ से सपोर्ट अच्छे से नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको पता है एक नर्व जा रही है यहाँ से, उसको बोलते हैं पेरोनियल नर्व। कौन सी, पेरोनियल नर्व, और उस कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। तो लिथोटोमी जो पोजीशन है इसको यदि प्रलॉन्ग समय से यदि आप किसी पेशेंट को रखोगे, तो उस वजह से कौन सी इंजरी देखने को मिलेगी दोस्तों, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। कौन सी, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी होती है लिथोटोमी पोजीशन की वजह से। नेक्स्ट है एब्डक्शन। पेशेंट के अंदर यदि आपने टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया है, हिप की कोई सर्जरी हुई है, हिप डिसलोकेशन हुआ है, या फिर माइलोमेनिंजियोसिल की सर्जरी हुई है। माइलोमेनिंजियोसिल क्या होता है, आपका स्पेना बाइफिडा जो सिस्टिका है उसका ही एक प्रकार का टाइप है, जिसके अंदर आपकी मेनिंजिस भी इन्वॉल्व रहती है, तो उसको कहते हैं माइलोमेनिंजियोसिल, करेक्ट। तो उसका रिपेयर होने के बाद में, आफ्टर रिपेयर, क्योंकि रिपेयर करने से पहले तो आपको प्रोन ही देना है पेशेंट को, यहाँ पे लिखा है आफ्टर रिपेयर करने के बाद में पेशेंट के अंदर हिप प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए पेशेंट के जो दोनों पेरेंट को दूर रखना है, एबडक्ट करके रखना है, ताकि पेशेंट के जो हिप है वो डिसलोकेशन नहीं हो। तो हिप डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तो पूरे हिप्स को रिप्लेस किए गए हैं, या फिर माइलोमेनिंजियोसिल की सर्जरी हो चुकी है। तो इन सभी कंडीशन के अंदर हम पेशेंट के जो लेग्स हैं उनको एबडक्ट करके रखेंगे, उनको दूर करके रखेंगे, बीच में कोई भी एक वेज इस तरह से लगा देंगे ताकि दूर रहे, पैड कुछ भी लगा देंगे, पिलो रख देंगे, तो इस तरह से। नेक्स्ट है लेग एलिवेशन। कौन कौन सी कंडीशन है, इन विच कंडीशन वी आर रेज लेग्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, जब आप मसाज कराते हैं तो भी आप क्या करते हैं, लेग्स को एलिवेट करते हैं, उससे लेग्स को आराम मिलता है। तो डीप विनस थ्रोम्बोसिस, DVT, डीप विनस थ्रोम्बोसिस होता है, ओमान साइन आपने पढ़ा होगा, डीप विनस थ्रोम्बोसिस। तो ठीक है, तो एक होता है वेरिकोज वेन, जो वेन्स आपकी डायलेट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में विनस इनसफिशियंसी और लेग्स अल्सर, आपके जो लेग्स हैं वहाँ कोई घाव बन जाता है,
एम्पुटेशन हो जाता है, एम्पुटेशन आपने करवाया, पैर को कटवा दिया, ठीक है, डायबिटिक फुट के अंदर पेट को जो लेग्स है उनको कट करना पड़ जाता है एम्पुटेशन गैंग्रियस कंडीशन में। तो उसके बाद में क्या है, वहाँ पे एडिमा नहीं हो, उस जो एम्पुट पैर है वहाँ पे एडिमा नहीं हो, जो स्टंप बोलते हैं, जो बचा हुआ जो पार्ट होता है ना दोस्तों एम्पुटेशन के बाद में, उसे हम स्टंप बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टंप, वहाँ पे एडिमा नहीं हो। और कहीं यदि फ्रैक्चर हुआ है आपके पैरों के अंदर, लेग्स के अंदर कास्टिंग किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको एलिवेट करके रखना है ताकि वहाँ पे एडिमा नहीं हो, ब्लड का स्टेसिस नहीं हो, थ्रोम्बिसिस नहीं बनेगा वहाँ पे, तो डीवीटी के चांस कम हो जाएंगे ऐसा करने से, वेरिकोज वेन के चांस कम हो जाएंगे। तो हमें लेग को एलिवेट करना है, ज़्यादा समय तक प्रेशर नहीं करना चाहिए अप्लाई। इसलिए जब भी ओटी नर्स, आप ओटी सर्जन के साथ ओटी नर्स जब भी ड्यूटी करती है लंबे समय से, तो उनके अंदर वेरिकोज वेन, डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन क्या होती है दोस्तों, इस तरह की पोजीशन होती है, कुछ पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है बट वो इस तरह से होता है, समझ रहे हैं ना आप, एकदम इस तरह से। इसमें ये पहले यूज़ की जाती थी, अब यूज़ नहीं की जाती है। ये हेमरोइड्स और फीजर्स की सर्जरी के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ पे हेमरोइड्स और फीजर की सर्जरी करनी है इसलिए ये पोजीशन यूज़ की जाती थी। इससे क्या होता है, पोजिशनल एस्फिक्सिया के चांस होते हैं। ऐसे लटाने से क्या होते हैं, पोजिशनल एस्फिक्सिया के चांस हो जाते हैं। पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे चेस्ट क्या रहा है, एक्सपेंड नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। इस वजह से जैक नाइफ पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है दोस्तों, इसको क्रेज के या फिर जैक नाइफ पोजीशन कहते हैं। ये अब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से पोजिशनल एस्फिक्सिया होता है। कौन सा एस्फिक्सिया, पोजिशनल एस्फिक्सिया, करेक्ट। नेक्स्ट है लियोर्ड डेवियस पोजीशन। लियोर्ड डेवियस पोजीशन ये कौन सी पोजीशन होती है, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी पोजीशन है। इसमें क्या होता है, पेशेंट ट्रेंडिलियनर भी होता है और लिथोटोमी भी होता है, दोनों पोजीशन देते हैं। पेशेंट का हेड एंड है वो नीचे रहेगा और जो लेग्स है वो भी ऊपर करके बांध दिए जाएंगे इस तरह से, क्लियर है। इसमें लिथोटोमी भी है, इसमें ट्रेंडिलियनर भी है, इसमें दोनों है दोस्तों। एग्जाम में यही आएगा आने वाले टाइम में, आपको कंफ्यूज करेगा कि इसमें तो लिथोटोमी है, आंसर क्या करें, इमेज देख के कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें पेशेंट, इसको बोलते हैं लियोर्ड डेवियस पोजीशन। ये जब भी रेक्टल और एनल कैनाल की जो कैंसर सर्जरी होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना बात। जो रेक्टल और एनल कैनाल की जो कैंसर सर्जरी होती हैं उसके अंदर दो प्रोसीजर होते हैं, एब्डोमिनल पेरिनियल रेसेक्शन और लोअर एंटीरियर रेसेक्शन, ठीक है। रेसेक्शन मतलब कट करके अलग कर देना। तो एब्डोमिनल पेरिनियल रेसेक्शन और लोअर एंटीरियर रेसेक्शन दोनों रेसेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉयड डेवियस पोजीशन यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, ये हमने आपको अभी डिस्कस किया आपसे, रिवर्स ट्रेंडिलियनबर्ग प्लस साथ के साथ में राइट साइड अप पोजीशन। ये किस में करते हैं, इसमें हेड एंड क्या होगा, रेज होगा और जो लेग वाले एंड है वो नीचे कर देंगे। तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी में यूज़ की जाती है पोजीशन, राइट रिवर्स ट्रेंडिलियनबर्ग प्लस राइट साइड अप पोजीशन। इसमें क्या होता है, अपर जो एब्डोमेन सर्जरी है उसमें ये पोजीशन यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो बाउल है आपकी इंटेस्टाइन है वो नीचे की तरफ आ जाएगी और जो गॉल ब्लैडर है उसको इजीली हम डिसेक्ट करके कर सकते हैं। और इसमें CO2 यूज़ करते हैं, आपको पता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के अंदर मोस्ट कॉमनली होने वाली गैस CO2। तो CO2 की वजह से क्या होता है, डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन हो जाता है और राइट शोल्डर टिप पेन होने लग जाता है पेशेंट के अंदर। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, राइट शोल्डर टिप पेन। जो दाहिने कंधा है उधर क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को। तो यदि इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपन बात करेंगे दोस्तों, एक होता है विलियम्स पोजीशन। विलियम्स पोजीशन क्या होता है, क्लाइंट्स विथ लो बैक पेन, यदि पीछे कमर में दर्द रहता है पेशेंट को, और मोर कंफर्टेबल इन सेमी फॉलर पोजीशन विथ नी रेस्ड। पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन में रखते हैं और पेशेंट के नी क्या करेंगे, रेज कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विलियम पोजीशन। क्या कहते हैं, विलियम पोजीशन। ये लो बैक पेन के लिए यूज़ की जाती हैं, क्लियर है। उस वजह से जो मसल्स है लोअर बैक वो रिलैक्स होती हैं और पेशेंट को जो स्पाइनल नर्व पे है वो प्रेशर कम पड़ता है।
नेक्स्ट है कोड प्रोलैप्स यदि हो जाता है पेशेंट के अंदर तो कौन सी पोजीशन देते हैं दोस्तों, ट्रेंडिल-लैंडबर्ग पोजीशन। कौन सी, ट्रेंडिल-लैंडबर्ग पोजीशन यूज़ करते हैं कोड प्रोलैप्स में, ताकि जो कोड प्रोलैप्स है वो कंप्रेशन नहीं हो, उसमें रिलीविंग मिले कोड कंप्रेशन में। प्रायोरिटी गोल क्या है, इफ द अम्बिलिकल कोड क्या हो जाएगी, प्रोट्रूड हो जाएगी फ्रॉम वेजाइना। ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर और कास्टिंग। कहीं पे आपने फ्रैक्चर और कास्टिंग हो रखा है पेशेंट के, तो फ्रैक्चर और कास्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इसके फ्रैक्चर और कास्टिंग के जो कॉम्प्लिकेशन है उसके प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, एलिवेट कर देना, आपको लेग्स को एलिवेट करना है अबव हार्ट लेवल विथ पिलो 24 आवर्स के लिए, ताकि उसका डिक्रीज रहेगा एडिमा और वीनस रिटर्न भी अच्छा होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से ये तमाम आपके सामने पोजीशंस बताई गई हैं, किस तरह से कौन से ऑपरेशन के अंदर किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही मोस्ट कॉमन पोजीशंस है जहाँ से एग्ज़ाम में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम आपके एग्ज़ाम के प्रिपेयर के लिए मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।